हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इलेक्टिव पेपर, वही पेपर जो आपका 4 घंटे का होता है और जिसमें मेरे 67 मार्क्स आए थे। यस, इट्स एन एग्जाम्शन, 60+ मार्क्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मार्क्स तब आए थे मेरे जब रिस्क मैनेजमेंट का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर आया था। और स्टिल मतलब ऐसा पेपर था कि एमसीक्यूज भी जो थे ना, मतलब मैं पेपर कर रहा था और मुझे पहले आधे पौने घंटे में रियलाइज़ हो गया कि यार ये एमसीक्यूज तो मतलब बनने के नहीं हैं। और मुझे 10 नंबर के भी एमसीक्यूज श्योर नहीं थे। मतलब आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर एक एमसीक्यू 2 नंबर का आता है तो 40 मार्क्स के हिसाब से आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। तो मतलब मुझे तो लग रहा था कि मेरे को 4-5 भी एमसीक्यू ढंग से नहीं आते और मतलब अब तो ढूँढना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और फिर मैंने एकदम से सोचा कि यार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं, थ्योरी बची हुई है, थ्योरी कर लेते हैं। रोना-धोना और परेशान होना तो पेपर में बाद में कर लेंगे ना, पेपर के बाद घर आके बहुत टाइम होता है आपके पास। तो फिर इसलिए मैंने अपना बाकी का थ्योरी पेपर करना शुरू किया। और जब मैं थ्योरी कर रहा था तो भी मुझे कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चंस नए थे, मिल नहीं रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं करता गया और पता नहीं कैसे-कैसे मुझे चीज़ें क्लिक करती गई। मतलब ऐसा होता है ना यार, ओपन बुक पेपर में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर तुमने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं ना और कभी-कभी तुम्हारा माइंड ब्लैंक भी हो जाता है, पेज पलटते-पलटते मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं पेज पलट रहा, कोई और क्वेश्चन ढूँढ रहा हूँ, किसी दूसरे का आंसर मिल जाता और जो कि मैं पहले करने लगा और मैंने स्पेस छोड़ दिया था या फिर मैं उस क्वेश्चन को काट के दूसरा करने लगा, तो मतलब वो मेरा पिछले वाला भी मुझे मिल गया। तो इस तरह से करके और फिर मैं पेपर दे के आया, तो मुझे ये था कि देखो 40 मतलब 45-50 तो मेरे आराम से आ जाएँगे क्योंकि मैं थ्योरी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया था और ऑलमोस्ट सारी अटेम्प्ट कर आया था। तो यही चीज़ें थी, मैं आज आपको इस वीडियो में ये सब बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या टिप्स अप्लाई करी, क्योंकि जब मैंने पेपर देना था तो मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, बहुत बार रिवीज़न करी और मैं आपको टीचर भी बताऊँगा कहाँ से करा और मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, इंडेक्स क्या हर चीज़ फ़ॉलो करी। मैं आपको सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में बता दूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से एक मतलब तरीका मिल जाए जिससे कि आपकी भी एग्ज़ाम्शन आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं तो अगर पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वो मोटिवेशन मिलती है ना कि हाँ, अरे वीडियो लाइक हो गई तो मतलब सामने वाले बंदे को अच्छी लगी, मतलब मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ तो वो आपको अच्छा लग रहा है। और बाकी सब बकचोदी लाइक शेयर वाली को हम साइड में रखते हुए फटाफट आते हैं अपने काम पे और हम स्टार्ट करते हैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है, अब सबसे पहले तो वैसे आपका क्वेश्चन यही आ जाता है कि हम इलेक्टिव पेपर लें कौन-सा, इंटरनेशनल टैक्सेशन लें, लॉ लें या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट लें। मतलब मेन तो ये 3 पेपर हैं जो जनरली स्टूडेंट्स लेना प्रेफ़र करते हैं। देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन हर 2-3 अटेम्प्ट में ना एक बहुत मुश्किल पेपर भी आ जाता है, तो आपको चाहिए ये होता है कि आपका ग्रुप 2 ऐसा रहे ना कि आपका इलेक्टिव पेपर और जीएसटी का पेपर, ये 2 पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत स्कोरिंग और एग्ज़म्पशन वाले पेपर होते हैं। देखो, बाकी दोनों में आए, कॉस्टिंग में, डीटी में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेनली यही 2 स्कोरिंग पेपर होते हैं जिसमें ज़्यादातर एग्ज़म्पशन आती है। तो अगर आप वहाँ पे इलेक्टिव पेपर में आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लेंगे तो आई थिंक थोड़ा आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़ा बच सकते हैं उन चीज़ों से, है ना? क्योंकि अपना इंटरेस्ट एक तरफ और अपने नंबर डिग्री एक तरफ। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप सोचते हैं इकोनॉमिक लॉ ले लें, तो मतलब बहुत सारे बच्चे वो ले रहे हैं, आप भेड़-चाल में इकोनॉमिक लॉ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब भेड़-चाल एक गलत वे में नहीं यूज़ किया मैंने। मैं बस बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक लॉ बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको क्यों लेना चाहिए इस वीडियो में तो मैं आपको वही बताऊँगा ना। और ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक लॉ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब मुझे दोनों बराबर ही लगते हैं पर्सनली। हालाँकि मैंने भी एक बार एक अटेम्प्ट में इकोनॉमिक लॉ ट्राई किया था बट मेरा मन नहीं लगा था और फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट पे आया क्योंकि छोटे-छोटे चैप्टर, सबसे छोटा सिलेबस और इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, कुछ नया भी सीखने को मिलता है। और जब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, किसी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ास्ट ट्रैक, फुल ट्रैक, कोई सा भी ट्रैक लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी बैच नहीं लेना आपको। तो फिर क्यों ही मतलब आप ये सब्जेक्ट क्यों नहीं ट्राई करते, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्शन आती है। और एक बार तो मेरे ख़्याल किसी ने आरटीआई भी निकलवाई थी शुरू-शुरू में, जब 2-3 अटेम्प्ट लगे थे, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट और सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स भी और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्शन भी रिस्क मैनेजमेंट में ही आ रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि ना तो ये सिर्फ़ ऐसा छोटा पेपर है कि जिसमें सिर्फ़ मैक्सिमम आपको 200 पेज ही पढ़ने हैं, 9-10 छोटे-छोटे चैप्टर हैं। यूट्यूब से अभी आपको कहाँ से करना है वो है सीए शिवम पालन सर। उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी-अच्छी हैं, बहुत कंसाइज़ हैं, हर 1 डेढ़ घंटे में उन्होंने एक-एक चैप्टर समझा रखा है और इतने बढ़िया तरीके से करवा रखा है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने कम से कम 5-7 बार रिवाइज़ किया था सब्जेक्ट को, तभी जाके ये एग्ज़ाम्शन आई है। वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा और कैसे-कैसे करना है। तो सीए शिवम पालन सर हैं जिनकी वीडियो से आप करें और ये फास्ट ट्रैक बैच या
सॉरी, किसी भी टीचर का कोई बैच लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है पैसे खर्चने की, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, मेहनत आपको खुद करनी होती है। तो किसी भी टीचर का बैच लोगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अपना टाइम बचाओ और अपने पैसे भी बचाओ, तो यूट्यूब से करो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से करना है। मटेरियल मैं आपको बताता हूँ, स्टडी मैट ही यूज़ करो। इवन शिवम पालन सर ने भी स्टडी मैट यूज़ करवाया, और उन्होंने आई थिंक उसमें ना अंडरलाइन करके एक इंडेक्स बना के उन्होंने खुद भी मतलब वो स्टडी मैट थोड़ा एडिट करके तो डाल रखा है। तो आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, या आप पढ़ते टाइम साथ-साथ कर लो। मतलब मेरे पास तो रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल था स्टडी मैट का, तो मैंने उसमें उसी फॉर्मेट में अंडरलाइन और कलरिंग कर ली थी, जैसे शिवम पालन सर ने करवाई थी। तो मटेरियल जो आपको यूज़ करना है वो सिर्फ स्टडी मैट यूज़ करना है। और मटेरियल में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इलेक्टिव पेपर है, आपको किताबें लेके जानी है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं, जो आपका मटेरियल है उसमें आप स्टडी मैट के अलावा आपने केस स्टडी डाइजेस्ट, एमटीपीज़, आरटीपी तो होती नहीं है भैया इसमें, तो एमटीपीज़ हो गई, और जो भी तुम्हारे केस स्टडी डाइजेस्ट हो गया, ये सारा कुछ अपना उठा के लेके चले जाना। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट में, वो है आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको ज़रूर लेकर जाना है, और इंडेक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। और इंडेक्स भी वैसे 2 तरह का है जिसकी कि हम बात करने वाले हैं। चलो मैं अभी यही बताता हूँ। इंडेक्स क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट में ना 2 तरह का इंडेक्स आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है एमसीक्यूज़ में भी और मेन चैप्टर्स में भी। मतलब ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वज़ह से रिस्क मैनेजमेंट मैंने प्रेफ़र किया था, कि इसमें क्या है कि 2 तरह के इंडेक्स सर्कुलेट हो रखे हैं, और बहुत सारे टीचर्स के हैं, जैसे संजय सराफ सर का भी इंडेक्स है, और गौरव जैन सर का इंडेक्स है, और शिवम पालन सर का भी इंडेक्स है। तो इंडेक्स में होता क्या है कि 2 तरह के इंडेक्स का मतलब है, एक इंडेक्स में तो आपका कंटेंट हो गया, जो आपके नॉर्मल हर किताब में इंडेक्स होता है कि ये चैप्टर है, ये सब टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? दूसरा इंडेक्स है एक तरह की डिक्शनरी सी दे रखी है वर्ड्स की, कि ये वाला वर्ड जो है ना वो इस पेज नंबर पे है। तो जैसे ही आपको एमसीक्यू आएगा ना पेपर में, उसमें फटाफट से कोई भी आपको एक यूनिक वर्ड मिलना चाहिए, और वो मिल भी जाता है। वो वर्ड आप देख के आप खुद ही समझ जाएँगे, और इतनी बार तो आपने पढ़ रखा होगा कि आप चैप्टर समझ जाएँगे, लेकिन वो खासकर वो वर्ड देख के आप पेज नंबर भी समझ जाएँगे कि ये लाइन इस पेज नंबर से होगी। तो मतलब एमसीक्यूज़ ढूँढने में भी आपको बहुत आसानी रहती है। हालाँकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा पेपर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन स्टिल यही चीज़ ने मेरी हेल्प करी थी, और एंड तक आते-आते मैं एमसीक्यूज़ भी अपने करके तो आया ही था। वो अलग बात है कि कहीं पे ओम भूर्भुवः करके, मतलब जो है ना, कुछ भी ऐसे अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो कह सकते हो, तो मैं वो करके आ गया था 2-4 में, जब मेरे को टाइम मतलब बच नहीं रहा था तो। तो हम आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था, हम भावनाओं में थोड़ा बह गए थे, तो हम आपको बताते हैं कि हाँ, अब ये तो मैंने आपको बताया यूट्यूब वीडियोज़ कौन-सी फ़ॉलो करनी है। और एमसीक्यूज़ की जहाँ तक बात है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एमसीक्यूज़ जो भी प्रैक्टिस करनी है, आईसीआई की प्रैक्टिस करना, आईसीआई की एमटीपी और आईसीआई के पास्ट पेपर, और जो भी मतलब आईसीआई ने केस स्टडी डाइजेस्ट निकलवा रखे हैं, ये एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं वैसे आपको, सिर्फ़ इतना ही करोगे आपके लिए इनफ़ रहने वाला है। और जहाँ तक बात है ना सर की वीडियोज़ की, तो वो वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, आप उनको चाहो तो ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वीडियो भी सुन के, और मतलब साथ-साथ अपना मॉड्यूल ओपन करके वहाँ से रीडिंग ले सकते हो। अगर खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो पूरी की पूरी वीडियो सुन डालो और साथ-साथ पेज पलट डालो, तो आपका बहुत ईज़िली कवर हो जाता है, और कोई टाइम नहीं लगता है यार। मुझे लगता है मैक्सिमम 20 घंटे की भी क्लासेस नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लास है, और वो डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे वाले भी 2-4 चैप्टर है, बाकी 5-6 चैप्टर तो बहुत छोटे-छोटे हैं। एक आधा तो ऐसा है जिसकी 1 घंटे की भी क्लास नहीं है। और मतलब जब इतना कम टाइम में हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको तो लेना चाहिए। और मेरी जब एक मुश्किल पेपर में एग्ज़ाम्शन थी, तो हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बात ये है कि अगला पॉइंट आ गया, रिवीजन कितनी करनी चाहिए यार। रिस्क मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट है, अब तुम सही कई बार सोचते हो, तुम में से किसी का अटेम्प्ट लगाओ तो तुम सोचोगे यार मतलब पढ़ के तो गया था मैं अच्छे से, कहाँ कमी रह गई। तो देखो रिवीजन में ना बहुत एक यहाँ पे एक मतलब क्या कह सकते हैं कि मेन पॉइंट है, कि रिवीजन जो आपको है ना इसकी बहुत बार करनी पड़ेगी, कम से कम 5-7 बार तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। वो रिवीजन चाहे आप मतलब यूट्यूब वीडियो सुन के कर लो, लेकिन आपको करनी पड़ेगी रिवीजन, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। और वो इस वे में बेनिफिट रहने वाला है कि आपको ना चीज़ें याद होने लग जाती हैं। आप बार-बार वही पन्ने पलट रहे हो, बार-बार उसी चीज़ को, तो और आप खुद सोचो ना यार, बाकी सारे पेपर भी 100 नंबर के हैं, इलेक्टिव पेपर भी 100 नंबर का है, 4 घंटे आपको बैठ के पेपर लिखना है, और आप सोचते हो कि इलेक्टिव पेपर में मैं कम पढ़ जाऊँ, तो कम पढ़ना ऑब्वियसली कंपैरेटिवली आप 5-7 रिवीजन लेते हो तब भी वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं करना। पेज पलटने हैं, उन्हीं चीज़ों को रीड करना है, देखना है, याद नहीं करना। तो आपको कहीं न कहीं एक वो टेंशन फ्री रहते हो कि हाँ, चलो पढ़ना है, पढ़ लिया। कभी भी मन किया और कुछ पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, उठाया इलेक्टिव और बैठ के पढ़ लिया। आपका टाइम सेव हो जाता है, मतलब टाइम आपका अच्छी जगह पे कंज़्यूम हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए बेटर यही है कि 5-7 रिवीज़न अच्छे से करके जाएँ। मतलब मैंने इतनी करी थी, तब जाके मेरे को चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, मतलब मैं एमसीक्यूज़ में बिना देखे भी ये चीज़ जान पा रहा था कि ये इस चैप्टर से है, या ये ऑलमोस्ट मेरे को पेज नंबर भी क्लिक हो रहा था, ठीक? तो
अब बात आ जाती है उसके बाद कि एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर। आरटीपी तो होती नहीं है आपके इलेक्टिव में, एमटीपी और पास्ट पेपर ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनकी एग्ज़ाम्शन नहीं आती, उनका सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि वो पास्ट पेपर और एमटीपीज़ करके ही नहीं जाते और फिर वो कहते हैं कि हमारी एग्ज़ाम्शन नहीं आ रही, हम तो 5 बार पढ़ गए, 10 बार पढ़ गए। यार सिर्फ़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ पे ना तुम्हें 4 घंटे बैठ के उस पेपर को लिखना है। तो वो तब लिख पाओगे जब तुमने खुद वो पेपर पहले लिख रखा होगा। मतलब एक फाइनल मैच से पहले क्रिकेट मैच का वो क्रिकेट मैच कह रहा हूँ, हाँ, क्रिकेट का ही फाइनल मैच देखने से पहले या फाइनल खेलने से पहले एक प्रैक्टिस मैच तो खेलना ज़रूरी है ना। एक सैंपल तो लेके जाओगे ना, मतलब कुछ प्रैक्टिस कर रखी होगी, 4 घंटे पहले बैठ के देख रखा होगा, तभी तो पेपर में 4 घंटे बैठ पाओगे। और वो ठीक है कि पेपर में तो 4 घंटे बैठना ज़बरदस्ती है, लेकिन पहले से करके जाओगे तभी तो टाइम मैनेज कर पाओगे। असलियत तो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम पिछले 1-2 पेपर उठा के करोगे, और इसमें तो 1-2 पेपर नहीं उठाने, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं बोल देता हूँ कि पास्ट 1-2 पेपर उठा के एनालाइज़ कर लो। रिस्क मैनेजमेंट में तो जितने पेपर आए अब तक के सारे उठा के सारे सॉल्व करने हैं, एक-एक एमसीक्यू और एक-एक क्वेश्चन, और सारी एमटीपी सॉल्व करके जानी है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ आपके 60-70 के आपके 80 नंबर भी बहुत आराम से आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये एक ऐसा स्कोरिंग पेपर है ना, अगर इस पेपर में आप किसी और सब्जेक्ट जितनी मेहनत कर लोगे ना, ये आपको उतने ही मार्क्स अच्छे दे के जाएगा। तो बस मेरी ये चीज़ को याद रखना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया एमटीपीज़ पास पेपर करने बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ़ एनालिसिस ही नहीं होता पेपर का, बल्कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, और 1-2 पेपर लिख के ज़रूर जाना है, 4-4 घंटे वहाँ बैठना है। तो रिटन प्रैक्टिस के नाम पे यही हो गया। इसमें एबीसी एनालिसिस जैसा कुछ होता नहीं है। अमेंडमेंट अगर कोई आई हो तो वो आप देख लेना, मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, और इंडेक्स वगैरह जो भी है वो टीचर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या उनके यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियोज़ में सर्च कर लें, तो आपको बहुत ईज़िली इंडेक्स मिल जाएगा वहाँ पे, मैंने भी वहीं से लिया था। तो मतलब कई बार आप मेरे से माँग लेते हो, फिर मेरे को कह दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, मेरे पास अब नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप टीचर्स की ही वीडियो पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा, और शिवम पालन सर से ही पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, इंडेक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब मुझे याद आई है तो। इंडेक्स के बारे में ऐसा है कि शिवम पालन सर ने एक इंडेक्स बनाया था टॉपिक्स का, मतलब टॉपिक्स हो गए और सब टॉपिक्स हो गए, जैसे आप नॉर्मल एक इंडेक्स देखते हो बुक का। मैंने क्या करा था, मैंने उस इंडेक्स को दोबारा हैंड रिटन बनाया था, मैंने उस इंडेक्स की कॉपी नहीं निकलवाई थी, मैंने एक और अलग से हैंड रिटन बनवाया था। वो इसलिए खुद बनाया था हाथ से लिख के, कि एक तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक है। एक वो होता है ना, हाथ से लिखी हुई चीज़ अच्छे से याद रहती है। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने बनाया था तो मैंने उसमें कम से कम 10-15 टॉपिक और ऐड करे थे। मतलब अगर उनका इंडेक्स 1 पेज का है तो मेरा इंडेक्स 2 ढाई पेज का जा रहा था, और उसका रीज़न सिर्फ़ यही था कि बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं, जिन पे क्वेश्चन्स होते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना चीज़ों की, और मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चन्स की, एमटीपीज़ कर लिए, पास्ट पेपर कर लिए, और खुद से पढ़ लिया 2-4 बार सब्जेक्ट को, फिर लास्ट में जाके मैंने इंडेक्स बनाया था कि वो इंडेक्स वर्थफुल लगे, उससे बहुत अच्छे से समझ में आए, और पेपर में कोई भी टॉपिक आ जाए तो अपना इंडेक्स देखना है रेदर देन किसी और टीचर का। टीचर वाला इंडेक्स देखो, लेकिन उसमें अपने पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई चीज़ तो अपनी का तो अलग ही मज़ा होता है, ठीक है? और उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड 1-2 बढ़िया सी मैं टिप्स दे देता हूँ। वो ये है कि भैया 4 घंटे का पेपर है, तुम्हारे वहाँ 3 घंटे वाले पेपर भी पूरे नहीं होते, तो 4 वाला भी इतनी ईज़िली पूरा होने वाला नहीं है। पहली लाइन से स्पीड से लिखना, एकदम पेलना स्टार्ट कर देना, राइटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर पहले 4 पेज सजा के लिखोगे तो ये सोच लेना पेपर में 10-15 मिनट खराब कर दिए हैं आपने, और वो आपको कितने महँगे पड़ेंगे जब आप लास्ट में आओगे, तो फिर आप सोच रहे होगे वहाँ पे केस स्टडी बैठ के अब मैं लास्ट में बची हुई कौन-सी करूँ। तो इसलिए अपना टाइम ना वेस्ट करें, बहुत जल्दी-जल्दी करें, और सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करती। जिस क्वेश्चन का जो पार्ट आ रहा है, जो सब पार्ट आ रहा है, उठा के उसे लिखो और कर दो, और को किसी भी क्वेश्चन के लिए अलग से स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब जिस क्वेश्चन का मन हो बस अच्छे से क्वेश्चन नंबर स्पेसिफ़ाई कर देना। और एक चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब मुझे अभी ध्यान आ रही थी इसमें, हाँ, एग्ज़ाम टिप में, वो खासकर रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। वो ये है कि जनरली क्या होता है ना, हम पेपर दे रहे होते हैं, तो चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो या कोई भी इलेक्टिव पेपर हो, आपका क्या रहता है कि एट द एंड ना, मतलब आप जब पेपर, मतलब आप कर लेते हो 3 घंटे आपने पेपर कर लिया, जो भी कर लिया, तो आपने कहीं न कहीं 3 एक केस स्टडी कर ली। जब लास्ट में 2 केस स्टडी बची होती है, जिनमें से आपको चॉइस करनी होती है ना कि अब मुझे कौन-सी करनी है, तो भैया जी वो वाली केस स्टडी करना, जिसमें या तो तुम्हें लगता हो कि थ्योरी तो मुझे एकदम 0 नंबर की आती है और एमसीक्यूज़ में मैं श्योर हूँ, तो वो कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार दोनों के एमसीक्यूज़ बराबर है, दोनों के एमसीक्यूज़ मुश्किल हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट उठा के देखना, जिसका ज़्यादा आता हो वही करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, 25 नंबर की एक केस स्टडी होती है, उसमें 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है, 10 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, तो कहीं न कहीं आप 15 में से 10 तब भी ला सकते हो, लेकिन 10 नंबर में अगर तुम श्योर नहीं हो, तो भाई 2-2 नंबर 1 सेकंड में उड़ जाएँगे। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज़्यादा अच्छा लगे, उसी क्वेश्चन को उठा के करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो और हम किस चीज़ पे आ जाते हैं, 1.5 डे स्ट्रैटेजी आपको एक छोटी-सी बता देता हूँ मैं।
उसमें 1.5 डे स्ट्रेटजी में जनरली यही है कि जो आपको सिर्फ मतलब इतना ही इनफ रहेगा कि आप 1.5 डेज में सिर्फ चैप्टर की रिवीजन करके चले जाओ बस। एक दो बार, दो तीन बार इंडेक्स अपना गो थ्रू कर लेना, ऊपर से रीड मार लेना, पढ़ लेना, और इंडेक्स दोनों पढ़ लेना अच्छे से। उस इंडेक्स को चाहे एक ही बार पढ़ लेना, वर्ड्स वाला वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वर्ड्स आप एबीसीडी डिक्शनरी जैसी ही बना के लिखते हो, तो कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना नॉर्मल इंडेक्स 2 से 3 बार पढ़ लेना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं कौन कौन से चैप्टर में, और अपनी एक बार अपनी सारी वीडियोस को मतलब यूट्यूब से वीडियोस ही देख जाना, क्योंकि रीडिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है, और वीडियोस देखना इनफ रहता है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो खासकर रिस्क मैनेजमेंट की है, मैं वो 2-4 चीज़ें आपको भी बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्किंग नोट या प्रैक्टिकल चीज़ें, मैं इस पे आ जाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, लिंक किसी चैप्टर का किसी चैप्टर से नहीं है। जब जो सीक्वेंस में मन करे कर लेना, और शिवम पालन सर से ही करो तो बेस्ट है, और जब उनसे करोगे तो जैसे उन्होंने करवा रखा है वैसे ही कर लेना उसी सीक्वेंस में। तो मैं आपको अब यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि देखो रिस्क मैनेजमेंट में है 9 से 10 चैप्टर, ठीक है? अब उसमें क्या है कि एक चैप्टर तो आईपीसीसी का है, तो उसके लिए आपको आईपीसीसी वाली स्टडी मैट भी एक खरीदना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ आप मतलब अलग से, आई थिंक आईपीसीसी में एसएफएम के नाम से होगा जो भी, तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, उसमें से 2 में से एक पार्ट में आई थिंक आपका रिस्क मैनेजमेंट का वो एक चैप्टर दिया हुआ है, वो आप कंफर्म कर लेना यूट्यूब से कि कौन से वाला है। तो मतलब एक एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा आपको साथ में, क्योंकि उस बुक में एक चैप्टर है। तो जहाँ तक डाउट्स, कुछ जनरल डाउट्स आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि कैसा है, क्या पेपर है, क्या आता है, तो मैं आपको बताता हूँ 90% ये थ्योरी पेपर है। और थ्योरी पेपर ये 90% है वो इसलिए कि एक आधा जो वो एक आईपीसीसी वाला चैप्टर है वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आता है, उसमें एक वार का क्वेश्चन है, वीएआर करके। वो वैसे टॉपिक उसमें आपके एसएफएम में भी है, तो वही सेम टॉपिक है, वो कुछ नहीं 2 मिनट का टॉपिक है, वो एसएफएम ना भी पढ़ रखा हो तो भी आपसे हो जाएगा। और इसी बात पे सबसे ज़रूरी चीज़ कि एसएफएम का रिस्क मैनेजमेंट से बिल्कुल जीरो लिंकेज है। तो अगर आपने सोच रखा हो कि आपने अभी तक ग्रुप 1 नहीं दिया है, नहीं पढ़ा है, या आपको मतलब ऐसा कोई लग रहा है कि एसएफएम से लिंक है, तो भैया एक आधा परसेंट भी लिंक नहीं है, बस वो एक 2 नंबर का टॉपिक आता है, मतलब 2-4 नंबर का जो भी एक क्वेश्चन, वो आप अलग से इसमें भी पढ़ोगे तो इसमें भी हो जाएगा। और बिल्कुल जीरो लिंक है। और 90% पेपर जो है रिस्क मैनेजमेंट का वो थ्योरी पेपर आता है, तो आपको थ्योरी ही थ्योरी लिखनी होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-2 आते हैं, मुश्किल से 2 आते हैं मैक्सिमम। और इंडेक्स की जहाँ तक बात थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि 2 तरह के इंडेक्स आएंगे भैया, अपना बना लेना, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो आईसीआई की केस स्टडी डाइजेस्ट जो आईसीआई का है ना, वो एक रीडिंग मार जाना यार, क्योंकि क्या है ना कि आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट है, अगर सेम आ गया या सिमिलर आ गया तो मतलब मुझे लगता है कि फिर बल्ले-बल्ले है तुम्हारी। तो इसलिए मतलब वो चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो कंटेंट फ़ोटोकॉपी निकलवाने में कंजूसी मत करना। जितनी चीज़ें मिले रिस्क मैनेजमेंट की सारी निकलवा के जाना, क्योंकि तुम्हारा ही फ़ायदा रहेगा। और थोड़ा उन चीज़ों को पढ़ भी जाना कि ये नहीं सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी निकलवा ली और वहाँ पेपर में इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होगी और फिर बैठ के ढूँढ रहे हो और पता ही नहीं है कि क्या-क्या लेके आया था। तो ऐसे भी मत करना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्योंकि ये पेपर का सिलेबस सबसे कम है, अब इसमें क्या है कि रिवीजन तो आपको सबसे ज़्यादा करनी है, जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो बुक है एक शिवम पालन सर की, एक बुक उन्होंने निकाल रखी है, तो क्या वो बुक लेके जानी है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो बुक परचेज़ करनी है, आई मीन ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि बुक परचेज़ करना, ना करना आपके ऊपर होता है। बट उस बुक के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है, तो वो उसपे केस स्टडी कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देते हैं कि अगर आप पेपर देने जाएँ, तो आपके पास वो कंटेंट होता है। और जनरली कई बार ऐसा होता है ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे मतलब कोविड का ही टॉपिक था, तो वो बाद में पेपर में आ गया था, तो उसका आइडिया रहता है। तो या तो आप अलग से कुछ प्रिंट आउट निकलवा जाएँ, और नहीं तो अगर आपको लगता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स या थोड़ी और प्रैक्टिस मुझे करनी है, तो मेरे को भैया इसमें 80-90 नंबर तो लाने ही हैं, तो फिर आप वो बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने नहीं ली थी तो मैं उसके ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकता, बट ऑब्वियसली बुक अच्छी थी और मुझे पता था। उन्होंने एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक मेरे अटेम्प्ट में बता दिया था, तो मैं सिर्फ वो उनका पीडीएफ उन्होंने अलग से शेयर कर दिया, मैं वो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले गया था। मैंने सोचा पूरी बुक क्या करूँगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं पढ़ने के लिए। तो आपका कॉल है वो तो। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ही बता देता हूँ, मुझे लगता है मैंने तो आपको सारा ही बता दिया यार, और कुछ है नहीं वैसे बताने लायक। और तुम ही बता दो यार, अब तुम्हें वीडियो कैसी लगी? एक बार हम मिलते हैं तुम्हारे से अगली वीडियो में। और मैं फिर भी एक बार देख रहा था यार, कुछ रह ना गया हो तो। आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया है। अपना इलेक्टिव पेपर पढ़ो अच्छे से और एकदम से फाड़ के रख दो, एग्जामेशन आनी चाहिए और इतने नंबर आने चाहिए कि ग्रुप 2 तुम्हारा क्लियर हो जाए। मैं निकलता हूँ और चलता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।